हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं गरिमा, एक्स बैंक पीओ, और आज हम बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ का जो एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उसमें रीजनिंग सेक्शन की कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में। तो ये जो हम अपनी सीरीज चला रहे हैं, इसमें हर वीडियो में हम एक टॉपिक जरूर डिस्कस करेंगे पर सेक्शन, सो दैट आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी आपको हेल्प मिले और आप अपने एग्जाम्स में बेटर मार्क्स स्कोर कर पाए। क्योंकि ये पहला पार्ट है, हम कोशिश करेंगे एग्जाम पैटर्न को समझने की। रीजनिंग सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला वीडियो है, थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हमें एग्जाम पैटर्न को भी समझना है एज वेल एज एक टॉपिक भी हमको समझना है इस पार्ट में। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब जिन्होंने भी आईबीपीएस एएफओ का फॉर्म फिल किया है, उन्हें ये बात पता होगी कि प्रीलिम्स के एग्जाम में क्यूआरई सेक्शंस पूछे जाते हैं। तो फोकस करेंगे रीजनिंग सेक्शन में। क्वेश्चंस होते हैं 50 और मार्क्स अलॉटेड होते हैं 50। इसका मतलब ये है कि पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स अलॉट होगा। ऑल्सो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स है, तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने को। लेकिन एएफओ के एग्जाम में ये अच्छी बात है, जो लेवल आपका क्वेश्चन का होगा वो होगा मॉडरेट, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस एग्जाम में। और जो दूसरी अच्छी बात है वो ये है कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता है। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की पिछले 3 साल की, 2017 में 11 था, 2018 में 10 था, 2019 में 10.5। तो आप देख सकते हैं 10 से 11 के बीच में ही कट ऑफ जाता है हर साल। इस साल कोविड की वजह से हो सकता है कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो, फिर भी आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ आपका शायद 10 से 15 के बीच में ही रहेगा। तो 10 से 15 आउट ऑफ 50 ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है लाना, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो यहाँ पे। ऑल्सो अगर आप टोटल स्कोर की बात करें आउट ऑफ 125, तो 36 आउट ऑफ 125 भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है लाना। आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की हो। लेकिन देखिए, आप इस बात पे फोकस कीजिए कि अगर आपकी क्यूआरई सेक्शन अच्छी है तो इस प्रीलिम्स एग्जाम्स में आप मैक्सिमम स्कोर कीजिए, ताकि आपके जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है फाइनली वो बढ़ जाए एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। अगर हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की एनालिसिस पे बात करें तो रीजनिंग सेक्शन में देखिए ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है पजल्स, लेकिन पजल्स आपका सबसे टफ भी है और सबसे टाइम टेकिंग टॉपिक भी है। तो पजल्स आपको रोज बेसिस पे ही प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बनी रहे उस पर। उसके अलावा देखिए ये सारे टॉपिक्स भी आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर इन टॉपिक्स पे कर पाए। ये टॉपिक्स इजी हैं अगर आप प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए इनइक्वालिटी की बात की जाए तो अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन इस टॉपिक पे कर लेते हैं तो आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस एंड 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा टफ नहीं है और बेस्ड ऑन सिंपल रूल्स आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी इसमें ला सकते हैं और फुल के फुल मार्क्स इन टॉपिक्स पे स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, हर वीडियो में हर वीक हम एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी आपको हेल्प मिले इससे रिलेटेड। तो आज हम फोकस करने वाले हैं इन इक्वालिटी पे। ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप अच्छे से सिंसियर होकर इस टॉपिक पे प्रिपेयर करते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे मार्क्स इस सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं। और आप देखिए हर साल 5 से 6 मार्क्स से क्वेश्चन इस टॉपिक पे सिंगल पूछे जाते हैं, तो बहुत जरूरी है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। बात करते हैं इनइक्वालिटी की। तो एक होती है आपकी इनइक्वालिटी, दूसरी होती है कोडेड इनइक्वालिटी। अब एएफओ एग्जाम में ये देखा गया है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनइक्वालिटी पे ही बेस्ड होते हैं, बट फिर भी आपको ये टॉपिक जो है कोडेड इनइक्वालिटी, इस पे भी फोकस करना होगा ताकि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं तो आप बिल्कुल स्किप ना करें उसको, बल्कि इसमें भी आप 100% एक्यूरेसी के साथ फुल के फुल मार्क्स स्कोर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बस इनइक्वालिटी की ही बात करेंगे। कोडेड इनइक्वालिटी की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ऐसे भी इस वीडियो का लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो बस इनइक्वालिटी की बात करेंगे ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट जो है इनइक्वालिटी के क्लियर हो जाए, तो अकॉर्डिंगली आप कोडेड इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चंस बहुत आराम से कर पाएंगे। अगर इनइक्वालिटी की बात की जाए, पूरी इनइक्वालिटी जो टॉपिक है आपके 5 सिंबल के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। पहला है इक्वल टू,
दूसरा है ग्रेटर देन, तीसरा है लेस देन, चौथा है ग्रेटर देन इक्वल टू, पांचवा है लेस देन इक्वल टू। तो सारे जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं वो इन 5 सिंबल्स पे ही बेस्ड होते हैं। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो। फ्रेंड्स, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं वो लगभग इसी टाइप के होते हैं। आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे तो 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कंक्लूजन्स मिलेंगे 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इसी तरह ये ऑप्शंस मिलेंगे और आपको देखना होगा कंक्लूजन्स में से कौन से ऐसे कंक्लूजन है जो फॉलो कर रहे हैं, उनको आप अकॉर्डिंगली मार्क करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू, which of the two conclusions 1 and 2 given below definitely follow। so आपको स्टेटमेंट के आधार पे ये देखना है कि 1 या 2 कंक्लूजन में से कौन सा ऐसा है जो फॉलो करेगा। देखिए, आपको स्टेटमेंट पार्ट वाइज दिए हुए हैं। जो सबसे पहला काम करना है वो आपको ये करना है कि तीनों को मिला के एक सिंगल स्टेटमेंट क्रिएट करना है। मान लीजिए सिंगल स्टेटमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम 2 स्टेटमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कंबाइन करेंगे इन तीनों को और कोशिश करेंगे एक स्टेटमेंट बनाने की। मान लीजिए ये 1 है, मान लीजिए ये 2 है और मान लीजिए ये 3 है। अकॉर्डिंगली हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, किसी भी 2 स्टेटमेंट को अगर आप कंबाइन करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ कॉमन टर्म्स होने चाहिए, तभी वो कंबाइन हो पाएगा। अगर हम बात करते हैं 1 और 2 की, देखिए यहाँ पे m जो है वो कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम 1 और 2 को कंबाइन कर सकते हैं। अब 1 और 3 को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी कॉमन टर्म नहीं है 1 और 3 के बीच में, इसलिए हम पहले 1 और 2 को कंबाइन करेंगे। L इज लेस देन m विच इज ग्रेटर देन O। ये हो गया 1 और 2। अब देखिए 2 और 3 में भी कॉमन टर्म है, वो है O। तो इसका मतलब ये है 2 और 3 को भी कंबाइन किया जा सकता है। N इज लेस देन O, तो विल राइट अकॉर्डिंगली N इज लेस देन O। ये हो गया 1, 2 और 3 को मिला के हमारा एक सिंगल स्टेटमेंट। अब हम प्रोसीड करेंगे कंक्लूजन्स पे। कंक्लूजन देखिए, फर्स्ट कहता है L इज ग्रेटर देन O। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कंक्लूजन पे वर्क करें, आपको सबसे पहली जो काम करनी है वो ये है कि जिन भी वेरिएबल्स के बीच में बात हो रही है, रिलेशनशिप बताया जा रहा है, उनके बीच में आपको देखना है सिंबल का डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे बात हो रही है L और O की, तो इनके बीच में देखिए सिंबल का डायरेक्शन आपको देखना है। कंक्लूजन तभी फॉलो करेगा अगर जितने भी सिंबल्स इन 2 वेरिएबल्स के बीच में हैं वो सारे सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। तो देखिए, एक सिंबल है यहाँ पे लेस देन, एक है ग्रेटर देन, ये दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करेगा। आपको ये नहीं देखना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, बट आपको अगर सेम डायरेक्शन में सिंबल्स नहीं मिल रहे हैं, सिंपली आप उस कंक्लूजन को अवॉइड करेंगे और उसको रॉन्ग कर देंगे। बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन कहता है m इज ग्रेटर देन n। m की बात की जा रही है और n की बात की जा रही है। अब जैसे मैंने कहा सिंबल्स की डायरेक्शन देखनी है। देखिए यहाँ पे जो दोनों सिंबल है वो सेम डायरेक्शन में है, दोनों ग्रेटर देन है, इसलिए m और n के बीच में रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। ऑल्सो अगर आप देखें m o से बड़ा है, o n से बड़ा है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए m 7 है, o 6 है और n 5 है, तो 7 6 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 भी 5 से बड़ा है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट m इज ग्रेटर देन n। तो ओनली सेकेंड जो हमारा कंक्लूजन होगा वो फॉलो करेगा, हम अपना आंसर B मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और बेटर बिल्ड हो सके। फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन सेम है सारे क्वेश्चंस में, तो डायरेक्टली हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट देखें तो सिंगल स्टेटमेंट ही है, कुछ भी हमें कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाएंगे। कंक्लूजन कहता है P इज ग्रेटर देन T। यहाँ पे बात हो रही है P और T की। जैसे मैंने बताया हमें सिंबल के डायरेक्शन देखने हैं। यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए कंक्लूजन 1 विल नॉट फॉलो। अब हम बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन देखिए बात करता है T और Q की। जैसे मैंने कहा हमें सिंबल की डायरेक्शन देखनी है, एक है लेस देन इक्वल टू, एक है ग्रेटर देन। यहाँ पे भी जो सिंबल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट सेकंड ऑल्सो डज नॉट फॉलो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D विल बी इफ नीदर 1 nor 2 फॉलोज। तो इस तरह से आप सिंबल्स की डायरेक्शन देखेंगे और अपना कंक्लूजन अकॉर्डिंगली मार्क करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे भी एक सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है, डायरेक्टली हम कंक्लूजन पे आएंगे। ए इज ग्रेटर देन डी, ए की बात की जा रही है और डी की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे भी सिंबल सारे अलग डायरेक्शन में, एक है ग्रेटर देन और दो है लेस देन इक्वल टू, सारे अपोजिट डायरेक्शन में, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो। सेकंड की बात करते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू डी, तो यहाँ पे फिर से सेम वेरिएबल्स है और सेम ही अपोजिट डायरेक्शन में सारे सिंबल्स जा रहे हैं, हेंस वी आल्सो कंक्लूड दैट सेकंड डज नॉट फॉलो। तो 1 और 2 दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नीदर का केस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आपका नीदर का केस बनता है, आपको एक और चेक करनी है कंडीशन की, क्या जो दोनों कंक्लूजन है वो कहीं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स तो नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वो होते हैं जहां पे ईदर का केस फॉलो करते हैं। देखिए हम तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि जरूर फॉलो होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि जितने भी कंक्लूजन दिए हैं उनमें से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट भी फॉलो नहीं हो रहा है, सेकंड भी फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कंडीशन नंबर 1 तो हमारी सेटिस्फाइड है। सेकेंड कंडीशन ये होना चाहिए कि जितने भी उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, जितने हैं वो सेम होने चाहिए। फर्स्ट में भी ए और डी की बात की जा रही है, सेकंड में भी ए और डी की बात की जा रही है, तो सेकंड जो हमारा कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड है। थर्ड कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों को मिला के सारे सिंबल्स इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब ग्रेटर देन का भी सिंबल होना चाहिए, लेस देन का भी सिंबल होना चाहिए और इक्वल टू का भी होना चाहिए। तो अगर हम 1 और 2 को देखें तो हमारे सारे सिंबल्स इन्वॉल्व है, ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, इक्वल टू भी है। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन 1 एंड 2 दोनों हमारा ईदर का केस बना रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, इसलिए हम यहाँ पे सी ऑप्शन मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप बेशक ए बी सी डी ई के जगह कोई नंबर लेके दे सकते हैं और फिर आप अकॉर्डिंगली ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का साइन लेके आप इन दो कंक्लूजन्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम पहले इसके जो पहले हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल, उसकी बात करें तो केस वहां पे भी नीदर का बन रहा था। ठीक है, ये है वो एग्जाम्पल, नीदर यहाँ पे भी बन रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं करता है कि वेरिएबल्स जो है वो सेम हो। यहाँ P और T की बात की जा रही है, यहाँ T और Q की बात की जा रही है, मतलब वेरिएबल्स जो है सेम नहीं है दोनों कंक्लूजन में, इसलिए हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बन सका, इसलिए हमने नीदर मार्क किया। लेकिन अभी जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो वेरिएबल्स है वो भी सेम है, इसलिए सेकेंड कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हो रही है, इसलिए हमने ईदर केस यहाँ पे मार्क किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जब भी नीदर का केस बनता है आप जरूर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को चेक करें। मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें उनको कंबाइन करके एक करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो आप हाई लेवल भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस करने के बाद। एंड मोस्टली एग्जाम्स में AFO के मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ही आता है, तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स तो आप जरूर एग्जाम में भी कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। तो शुरू करते हैं इनको कंबाइन करना। जैसे मैंने कहा, कंबाइन करने के लिए कॉमन टर्म होना जरूरी है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे आप देखिए V जो है वो कॉमन टर्म है, तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। सेकंड हमारा कहता है C इज ग्रेटर देन D इज इक्वल टू E विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू V। इसके साथ हम फर्स्ट को कंबाइन करेंगे, V इज ग्रेटर देन इक्वल टू W इज ग्रेटर देन इक्वल टू X विच इज इक्वल टू Y। तो देखिए 1 और 2 को कंबाइन करके एक सिंगल स्टेटमेंट हमें मिल चुका है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। फर्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं, अगर E की बात हो रही है और W की बात हो रही है, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू W। तो देखिए सिंबल्स जो इनके बीच इन्वॉल्व हैं वो सेम डायरेक्शन में है और सेम ही सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन है E इज ग्रेटर देन W वो फॉलो होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और जो सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू वही दोनों जगह पे है, इसलिए ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है W के। बात करते हैं सेकेंड कंक्लूजन की। सेकेंड कंक्लूजन हमारा कहता है D इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y। सो D की बात हो रही है और Y की बात हो रही है। तो देखिए इनके बीच में आपको सिंबल्स देखने पड़ेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे सिंबल्स एक के ही डायरेक्शन में है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात यह है कि 2 जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू है लेकिन एक जगह पे ग्रेटर देन है। तो अगर एक भी जगह पे ग्रेटर देन है तो हम उसे ही कंसिडर करेंगे
कहने का मतलब ये है d कभी भी y के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे d हमेशा ग्रेटर देन y ही रहेगा, जबकि सेकेंड कंक्लूजन में जो हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है, ये बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा। हैड इट बीन d इज ग्रेटर देन y तब हम इसे सही मानते, लेकिन d कभी भी y के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे बस ग्रेटर देन है। अगर यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब डेफिनेटली हम कह सकते थे कि d कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसलिए सेकेंड कंक्लूजन विल नॉट फॉलो। अब बढ़ते हैं थर्ड कंक्लूजन की तरफ। देखिए थर्ड कहता है c इज ग्रेटर देन v। अब अगर इनके बीच में डायरेक्शन की बात की जाए सिंबल्स की, तो सारे एक डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ऑल्सो जैसा मैंने कहा यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो हमेशा हम ग्रेटर देन को ही मान के चलेंगे। मतलब c कभी भी इक्वल टू v नहीं होगा, बल्कि c हमेशा ही v के ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है, c इज ग्रेटर देन v। अगर यहाँ पे कहा जाता c इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, वो बिल्कुल गलत होता, लेकिन c इज ग्रेटर देन v हम बिल्कुल इसको सही मानेंगे और आंसर नंबर c हम यहाँ पे मार्क कर देंगे एज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे भी अलग अलग स्टेटमेंट है, हमें इसे कंबाइन करना होगा। अगर हम बात करें 1 और 2 की, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, हम इसे कंबाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 और 3 की बात करें तो Q हमारा एक कॉमन टर्म है, हम उसे कंबाइन कर सकते हैं। तो N इज इक्वल टू O विच इज ग्रेटर देन Q विच इज ग्रेटर देन W इज इक्वल टू A एंड लेस देन S। तो ये हो गया 2 और 3 को कंबाइन करने से। अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट और फर्स्ट अगर आप देखें तो S जो हमारा है वो कॉमन टर्म है, इसलिए हम 1 और ये जो न्यू स्टेटमेंट है दोनों को कंबाइन कर सकते हैं फर्दर। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली कंबाइन करें तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, मतलब S जो है R के स्मॉलर है या इक्वल टू है। S इज स्मॉलर देन इक्वल टू R विच इज इक्वल टू M। इस तरह से फ्रेंड्स 1 + 2 + 3 को कंबाइन करके हमने एक सिंगल स्टेटमेंट बना दिया। अब हम मूव करते हैं कंक्लूजन पे। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन कहता है N इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। तो आप देखिए सिंबल्स इनके बीच ग्रेटर देन बट लेस देन, तो सिंबल सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो। दूसरा जो बात करता है W और R के बारे में बात करता है, W एंड R। तो देखिए इनके बीच जो डायरेक्शन का है सिंबल्स का वो सेम डायरेक्शन में ही है, लेस देन इक्वल टू। लेकिन जैसे मैंने कहा हम हमेशा कंसिडर करेंगे लेस देन को ही, तो W विल बी ऑलवेज लेस देन R। जबकि यहाँ पे कंक्लूजन आप देखिए W इज ग्रेटर देन R कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेकेंड कंक्लूजन इनवैलिड है यहाँ पे। थर्ड देखिए O इज लेस देन इक्वल टू S। यहाँ बात की जा रही है O और S की, जैसा कि हम देख रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन, तो सिंबल्स एक डायरेक्शन में नहीं है, हेंस थर्ड विल ऑल्सो नॉट फॉलो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा D, नन फॉलोज। अब देखिए नन का केस बना है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, क्योंकि किसी में भी वेरिएबल्स जो है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप बिल्कुल 50 से 60 क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए ये कम टाइम में ही मैक्सिमम आप क्वेश्चंस कर पाए। तो अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो 2 से 3 मिनट में आप आराम से 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, भले ही कितना भी वो डिफिकल्ट हो इस सेक्शन में। फ्रेंड्स जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप घर पे बिल्कुल ट्राई कीजिए इसका। आफ्टर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और देखेंगे क्या आंसर फॉलो होगा यहाँ पे। So friends, keep practicing. All the best and thank you for watching the video.